नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। मेरे पिछले दो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचारवादी कार्यकलापों पर केंद्रित रहे। यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई कि जिस समय घोटाले होते हैं उस समय तो मीडिया वाले चुप रहते हैं और बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। चुनाव के समय को लेकर भी कुछ लोगों की प्रतिकूल राय थी। इन दो सवालों को लेकर खड़े कुछ लोग शायद मेरी पत्रकारीय पृष्ठभूमि के बारे में ठीक से परिचित नहीं होंगे, इसलिए मेरा दायित्व है कि उन्हें यह बता दूं कि घोटाले जिस समय हुए उसे उसी दौर में उजागर किया गया था। आप मेरे दोनों कार्यक्रम ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह जिन दिनों की खबर है उस समय भी प्रकाशित हुई थी। बाद में उन घोटालों का संदर्भ आने पर उसे फिर से प्रसारित किया गया। चुनाव लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, फिर लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोक को सचेत करने का समय अनुकूल प्रयत्न क्यों न हो। पत्रकारिता का दायित्व भी तो यही है। लोकतंत्र के स्तंभों को जिम्मेदार और जागृत बनाए रखने के लिए निरंतर एक सांकेतिक प्रतिरोध यानी सिंबॉलिक रेसिस्टेंस देते रहना जरूरी है। युद्ध हो तो सैनिक क्या गोलियां चलाना छोड़कर फूल बरसाए? चुनाव हो तो क्या मीडिया अपना मूल कर्म छोड़कर भांड बन जाए, जैसा मीडिया अभी कर रहा है? मीडिया के विपक्षी सुर में खाड़ी देशों से पंप हुआ जो पैसा आपके कानों में बज रहा है, क्या वही पत्रकारिता है? और मीडिया के सत्ताई राग में जिस सुविधा धन का आलाप आप सुन रहे हैं, क्या वही पत्रकारिता है? या पत्रकारिता वह है कि कौन रिपहो हूं हमें कहानी, कोई राजा हो जाए उससे हमें क्या लेना देना? इस पुरानी कहावत में यह भी जोड़ देना चाहिए कि कौन रिपहो हूं हमें क्या हानि, बोलहूं हरदम लोकहित वाणी। पत्रकारिता की इस धारा पर चलने वाले कुछ सिरफिरों का आप नैतिक साथ तो दीजिए। पिछले दो कार्यक्रमों में मुलायम के कार्यकाल में हुए घोटालों के एक दो प्रसंग मैंने आपके समक्ष रखे। उन घोटालों में भी अखिलेश यादव की भूमिका थी, लेकिन अब हम भ्रष्टाचार के उन प्रसंगों को उठा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर सीधे शामिल रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर पत्रकार के चरित्र पर उंगली उठाने वाले समाजवादी संस्कार पुरुष अखिलेश यादव के अपने कृत्य कैसे हैं, इसकी आपको झलक दिखाते हैं। यह भी विचित्र ही है कि पिता मुलायम से लेकर पुत्र अखिलेश तक बिजली घोटाले में शामिल रहे और आज 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के रिश्वती वादे पर फिर से सत्ता पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप याद करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही क्या कहा था? कमलनाथ ने कहा था कि यूपी के लोग एमपी का रोजगार खा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो नेता उत्तर प्रदेश का अरबों रुपए सिलसिलेवार तरीके से खा रहा हो, वह कहता है कि यूपी के युवक एमपी का रोजगार खा रहे हैं। आप पहले कमलनाथ का वह बयान एक बार फिर से सुन लें ताकि सनद रहे। जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोग। तो सुना आपने, शीशे के आलीशान घर में रहने वाले कमलनाथ ने यूपी और बिहार के युवकों पर किस कदर पत्थर फेंका। इसका माकूल जवाब देने के बजाय सत्ताधारी समाजवादी चरित्र के वाहक अखिलेश यादव ने क्या किया, इसके हम धागे खोलते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके कुछ खास रिश्तेदारों की वजह से उत्तर प्रदेश को हर साल तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का सिलसिलेवार नुकसान यानी रिकरिंग लॉस हो रहा है। यूपी की पिछली सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार ने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को उपकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सारे हित ताक पर रख दिए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दरियादिली की वजह से उत्तर प्रदेश को तकरीबन 4500 करोड़ का सालाना झटका
25 साल तक लगता रहेगा। अखिलेश यादव और कमलनाथ की साठगांठ का यह महज एक पहलू है। इसने उत्तर प्रदेश को कई तरफ से नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान का सिलसिला लगातार जारी है। योगी सरकार भी इस क्रमिक नुकसान की तरफ आंखें मूंदे हुई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ की बहन नीता पुरी, बहनोई दीपक पुरी और भांजे रतुल पुरी के आगे अखिलेश यादव की सरकार बिछ गई थी। आखिर क्यों बिछ गई थी? यह बिछना बिछौना इतना प्रगाढ़ था कि अखिलेश ने यूपी को लूटने के लिए एमपी का रास्ता खोल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पहले एक कंपनी घुसी, फिर कई कंपनियों ने यहां पैर पसार लिए। यहां तक कि नाम बदल बदल कर कमलनाथों की कंपनियां उत्तर प्रदेश के खजाने से खेलने लगी। यह सिलसिला लंबा चला और अब भी जारी है। कमलनाथ और उनके रिश्तेदारों ने भारी मुनाफा समेटा और यह लंबे समय तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता के रिश्तेदारों की इस अकूत कमाई के जरिए यूपी के सत्ता अलंबरदार और नौकरशाहों ने कितनी बनाई होगी, इसके बारे में भी आप कल्पना कर सकते हैं। कमलनाथ से प्रभावित होने के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली खरीदने के लिए उस कंपनी के साथ 25 सालाना करार किया जिसने निविदा में बिजली की ऊंची दर कोट की थी। निविदा में शामिल 7 कंपनियों में मोजर बेयर 6ठे नंबर पर थी, लेकिन प्रदेश सरकार कमलनाथ के कारण मोजर बेयर को उपकृत करने पर आमादा थी। लिहाजा सरकार ने निविदा में शामिल 7 कंपनियों से बिजली खरीदने का फैसला कर लिया। 6ठे नंबर की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 7वें नंबर की कंपनी की भी लॉटरी खुल गई। जिन कंपनियों ने न्यूनतम दर कोट की थी, उन्हें अखिलेश यादव ने बेवकूफ बना दिया। मोजर बेयर कंपनी कांग्रेस नेता कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी की है। 2016-17 से 25 साल के लिए बिजली खरीदने का करार करने की अखिलेश यादव को इतनी छटपटाहट थी कि उन्होंने 2013 में ही इसका वारा न्यारा कर दिया। वर्ष 2017 से 25 साल तक के लिए करार किया गया, यानी अखिलेश सरकार ने वर्ष 2042 तक के लिए यह करार कर लिया। इस करार के लिए अखिलेश यादव इतने बेकरार क्यों थे? इसकी वजह हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। समाजवाद और समाज सेवा के यही तो असली निहितार्थ हैं। अब हम इस मामले की तफसील में चलते हैं। आप भी देखें धांधली की बिसात कैसे बिछाई गई। अखिलेश सरकार ने 6000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की थी। इसमें कुल 17 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से ऊपर की 7 कंपनियां उठा ली गईं, क्योंकि 6ठे नंबर पर कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी की कंपनी मोजर बेयर अटकी हुई थी। 7 कंपनियों में एनएसएल पावर ने यूपी सरकार को बिजली देने की सबसे कम दर कोट की थी। मोजर बेयर और नवयुग पावर ने सबसे अधिक दर कोट की थी। मोजर बेयर 6ठे नंबर पर थी और नवयुग 7वें नंबर पर। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चहेते नौकरशाहों का खेल मोजर बेयर और नवयुग दोनों के साथ चल रहा था। कम कीमत कोट करने वाली कंपनियों के साथ अधिक कीमत कोट करने वाली कंपनियों को भी जोड़ दिया गया और ठेका दे दिया गया।
न्यूनतम दर यानी लोएस्ट रेट कोट करने वाली 3 कंपनियों का हाल कांग्रेस नेता कमलनाथ के प्रभाव और पूंजी के दबाव में भारतीय लोकतंत्र जैसा हो गया। तीनों कंपनियां अपनी जमानत राशि जमा करके फंस गई। काम छोड़ा तो जमानत जब्त और काम पकड़ा तो घाटे का सौदा। रिपोर्ट देखें। न्यूनतम दर कोट करने वाली 3 कंपनियों एनएसएल पावर्स, टीआरएन एनर्जी और लैंको पाबंद के साथ सरकार का पावर परचेज एग्रीमेंट पूरा भी हो गया था, लेकिन अचानक शीर्ष सत्ता की तरफ से कमलनाथ का नाम सामने आया। संकेत पाते ही नौकरशाही ने तिकड़म बुनना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा आकलन समिति, जिसे अंग्रेजी में बिड इवैल्यूएशन कमेटी कहते हैं, इस कमेटी ने 5वें, 6ठे और 7वें नंबर की कंपनी को भी चयनित कंपनियों की सूची में डाल दिया। मोजर बेयर 6ठे नंबर पर थी, तो उसके ऊपर वाली कंपनी के भी भाग खुल गए। नीचे वाली कंपनी का जुगाड़ भी पहले से फिट था, नहीं तो मामला 6ठे नंबर पर ही लॉक कर दिया जाता। अखिलेश सरकार ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाली 3 कंपनियों को 6000 में से 2000 मेगावाट बिजली खरीदने का ठेका दे दिया। सत्यमेव जयते दिवस के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2013 को अखिलेश सरकार ने कमलनाथ जयते दिवस मना लिया। कमलनाथ मोजर बेयर कंपनी के बड़े शेयर धारक हैं। आप खुद देखिए इस शपथ पत्र में कमलनाथ की अपनी ही स्वीकारोक्ति। कमलनाथ पर इतना उपकार करने के बाद भी अखिलेश यादव का मन नहीं भरा। आप आश्चर्य करेंगे कि अखिलेश यादव ने बिजली की सबसे ऊंची कीमत कोट करने वाली तीनों कंपनियों को 2000 मेगावाट बिजली खरीदने के अलावा 2160 मेगावाट और अतिरिक्त बिजली खरीदने की परमिट दे दी। जिस समय यह करार हुआ उस समय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल थे। संजय अग्रवाल योगी सरकार के भी उतने ही चहेते रहे जितने अखिलेश सरकार के थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही तब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी थे। सत्ता संभालने के बाद अखिलेश यादव यही कहते रहे कि मायावती सरकार 25,000 करोड़ का बोझ डालकर गई है, लेकिन अखिलेश यादव खुद 25 साल तक 4,500 करोड़ रुपए के सालाना झटके का इंतजाम करके गए। योगी को इसका हिसाब किताब करने की 5 साल तक फुर्सत नहीं मिली। आपको यह भी बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ एक तरफ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने बहनोई दीपक पुरी की कंपनी को उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का ठेका दिलाने में लगे थे और दूसरी तरफ अपने बहनोई को पद्मश्री का पुरस्कार भी दिला रहे थे। फिर भी अखिलेश यादव का मन नहीं भरा। अखिलेश यादव ने कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी को तो फायदा पहुंचाया ही, कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के लिए भी सरकारी खजाना खोल दिया। कमलनाथ के भांजे को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून और सरकारी प्रावधानों के साथ खुली धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी पर कार्रवाई करने के बजाय अखिलेश सरकार ने इस धोखाधड़ी पर मुहर लगा दी। सरकार ने यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के जरिए इस धोखाधड़ी पर आधिकारिक मुहर लगवाई। इस कुचक्र में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन देश दीपक वर्मा, सदस्य इंदु भूषण पांडे और संजय अग्रवाल भी शामिल थे। अखिलेश सरकार ने सौर ऊर्जा के नाम पर भी कमलनाथ के बहनोई की कंपनी मोजर बेयर के साथ 25 साल तक का करार किया था। 130 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए जिन 7 कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया था, उनमें कमलनाथ के बहनोई की कंपनी मोजर बेयर शामिल थी, जिसे 20 मेगावाट प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी। प्रोजेक्ट शुरू करने की समय सीमा 13 महीने तय थी, लेकिन अखिलेश सरकार
करार पर हस्ताक्षर कर तारीख भूल गई। जनवरी 2015 में करार हुआ और 13 महीने क्या ऐसे जाने कितने 13 महीने बीतते चले गए, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। हर गांव को बिजली पहुंचाने का दावा करने वाली योगी सरकार को भी इससे कोई मतलब नहीं रहा कि कौन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कौन शुरू ही नहीं हुआ। पर यह सवाल सामने तो है ही कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार के साथ मिलीभगत करके किस तरह यह धोखाधड़ी की गई, इसे देखना तो जरूरी है। आप भी देखें। आश्चर्यजनक डेवलपमेंट यह हुआ कि अचानक स्पिनल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और हिंदुस्तान क्लीन एनर्जी लिमिटेड नाम की दो कंपनियों ने मोजर बेयर के साथ हुए करार पर अपना दावा ठोक दिया। दावा ठोकने वाली दोनों कंपनियों ने कहा कि वे ही मोजर बेयर कंपनी है। यह सब पूर्व प्रायोजित था, यानी प्री प्लान्ड था। दो कंपनियों का दावा याचिका की शक्ल में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पहुंचा। याचिका में मांग की गई कि सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम उन्हें ही दिया जाए। सौर ऊर्जा वाला विभाग यूपी नेडा कहता रहा कि प्रोजेक्ट का करार मोजर बेयर के साथ हुआ है, दूसरी कंपनी का दावा गैर कानूनी है। मोजर बेयर होने का दावा करने वाली दोनों कंपनियों के मालिक कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी निकले। फिर नियम कानून कहां चलने वाला? यूपी का खजाना लूटने के लिए सियासी हस्तियों के रिश्तेदारों ने धोखा फरेब की इंतहा कर दी। सत्ता और पूंजी के दबाव के आगे नेडा की क्या चलती। कमलनाथ के बहनोई को ऑबलाइज करने के बाद अब बारी कमलनाथ के भांजे को उपकृत करने की थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग सरकारी दस्तावेजों पर तारीख का रायता फैलाता रहा और आखिरकार एक दिन इस धोखाधड़ी पर स्वीकृति की आखिरी मुहर लगा दी। यह मंजूरी वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार के जाने और योगी सरकार के आने के ऐन मौके पर दी गई। सत्ता पर आने के बाद भी योगी जी ने यह बात नहीं सुनी। लेकिन आप बुंदेलखंड के उन ग्रामीणों की तो सुनिए जिनकी जमीनें स्पिनल कंपनी ने लीज पर ली। हर साल 7.5% किराया बढ़ाकर देने का वादा किया, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। सरकारी करार मोजर बेयर के नाम पर और जमीन लीज पर लेकर काम कर रही है स्पिनल एनर्जी। यह भी विचित्र है कि कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी की मोजर बेयर कंपनी को बुंदेलखंड के महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का करार हुआ था, लेकिन दीपक पुरी के बेटे रतुल पुरी यानी कमलनाथ के भांजे की कंपनी स्पिनल एनर्जी ने चरखारी तहसील के सूपा गांव में प्रोजेक्ट लगाया। हमारे पुराने कलीग इसरार पठान ने महोबा में उन इलाकों का सर्वेक्षण किया जहां स्पिनल एनर्जी ने अपना प्रोजेक्ट लगाया और गांव के किसानों की जमीनें अधिग्रहित की। किसानों का दुखड़ा हम आप तो सुने। सूपा गांव के लगभग कितनी जमीन अनुबंध की गई है? गांव की कम से कम इन्होंने 100 एकड़ जमीन ली है। 6-6.5 बीघे के करीब है। 7.5% बढ़ा के कह रहे थे, पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और जो है बस। किस कंपनी से आपका एग्रीमेंट हुआ था? कंपनी स्पिनल एनर्जी कंपनी है। हमारी जमीन है 1 हेक्टेयर में कुछ कम है जी। एग्रीमेंट के समय कितना बताया था आपको बढ़ के देने के लिए? 7.5%। तो क्या 7.5% बढ़ा के दिया उन्होंने? अभी तो नहीं आया इतना। बुंदेलखंड के महोबा जिले में चरखारी तहसील के सूपा गांव में स्पिनल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और हिंदुस्तान कंपनी की संयुक्त इकाई ने 20 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2015 में लगभग 1 दर्जन किसानों की करीब 100 एकड़ भूमि 29 साल के लिए लीज पर ली है। किसानों को 16,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जा रहा है। किसान ठगा सा महसूस करते हैं क्योंकि उनसे कहा गया था कि हर साल 7.5% बढ़ाकर पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी ने यह वादा नहीं निभाया।
एक परिवार के संयुक्त खातेदार में शामिल महेश चंद्र दत्त शुक्ल का हाल ही देहांत हो गया, पर उनके बड़े बेटे अजय कुमार को अनुबंध की शर्तों के मुताबिक एक पैसा भी बढ़ाकर नहीं दिया गया। प्लांट को भूमि देने वालों में विनोद त्रिवेदी सबसे बड़े खाताधारक हैं। इनकी तकरीबन 125 बीघा जमीन कंपनी ने लीज पर ले रखी है। आप भी ये देखें जमीन के दस्तावेज और स्पिनल एनर्जी के प्रोजेक्ट की वीडियो तस्वीरें, और आप खुद सोचें कि ठेका मोजरबेयर का और काम कर रही है स्पिनल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस मसले पर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी सुनते चलें। देखिए प्रभात जी, आपने आज बहुत ही अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि 25 साल तक प्रदेश की जनता इस मुद्दे की खामियाजा भुगतेगी। उसकी बिजली दर बढ़ेगी और वो उसकी जेब पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब केस 1 के मुद्दे पर जब ये कंपनियां आई, जब इनसे बिजली खरीद की बात आई, तो चूंकि मैं नियामक आयोग में भी आपत्तिकर्ता के रूप में रहता था, मैंने हमेशा ये बात उठाई। और प्रदेश के उस समय जो मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश यादव से मैंने कहा, भाई केस 1 की क्या जरूरत है? प्रदेश को जब पावर एक्सचेंज में सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है, तो इन लोगों से 25 साल का करार क्यों आप करने जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों से कोई बिजली खरीदने को तैयार नहीं है। 5 रुपया 73 पैसा जब ये एमबी पावर की बात आई थी, 5 रुपया 73 पैसा जो इनका लेवलाइज टैरिफ आया था, जब ये आया तो हमने कहा भाई जिस समय जब ये 2016 से जब हमको बिजली देना शुरू करेंगे, उस समय पावर एक्सचेंज पर बिजली उपलब्ध होगी 2 रुपए में, और इनका 2 रुपया 77 पैसा फिक्स कास्ट है। और फिक्स कास्ट अगर हम इनसे ना भी बिजली ले प्रभात जी, तो 2 रुपया 77 पैसा पर यूनिट बिना बिजली लिए हमको इनको देना पड़ेगा। अब सवाल है कि अगर हम 2 रुपया पावर एक्सचेंज की बिजली खरीदने जाते हैं, तो 2 रुपया 77 पैसा ये इनको देना पड़ेगा, प्लस 2 रुपया हो, तो 4 रुपया 77 पैसा बिजली पहुंची। तो न चाहते हुए भी हमको प्रदेश की जनता के ऊपर भार डालना पड़ेगा। और जब ये मुद्दा आया पूरा, तो हमने ये कहा था कि भाई जब ये इसमें आपने L2, L3, L5, L6 को चयन किया, और वीडियो एप्लीकेशन कमेटी को जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 कहती है कि एडॉप्शन ऑफ टैरिफ का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, उस समय मैंने देश दीपक वर्मा साहब के सामने, चूंकि मैं आपत्ति करता था, मुद्दा उठाया कि जो धारा 63 में एडॉप्शन ऑफ टैरिफ का पूरा जो रोल इसमें किया गया है, ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, तो पूरे टेंडर को आप रिवर्स बिडिंग में ले जाइए, और रिवर्स बिडिंग के बाद जो L1 का रेट है 4 रुपया 48 पैसा, हो सकता है जब ये रिवर्स बिडिंग में ले जाएंगे तो 4 रुपया 48 पैसा का जो रेट है ये पावर एक्सचेंज के रेट पर आएगा। लेकिन उस समय सत्ता और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का काकस इतना मजबूत था कि ना चाहते हुए हमारे जैसे लोग, जो हम लोग लगातार फाइट कर रहे थे, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर उस फाइट में हम लोग कमजोर हुए। लेकिन प्रभात जी, जो आज आपने मुद्दा उठाया, हम कहीं कमजोर नहीं। ये मुद्दा क्योंकि 25 साल तक इसका हमको भुगतान करना है, तो 25 साल तक हम इनसे लड़ाई भी लड़ेंगे। और मैं इस मुद्दे को मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में भी जिस तरीके से ये माहौल बना है, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब केस 1 के जो भी ये बिडर हैं, इनको उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखेगा। क्योंकि जो पारदर्शी नीति है, जो आप लोग जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर वर्तमान की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जो कहती है एमयू रूट के प्रोजेक्ट बंद होने चाहिए, मैगी बिजली के प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, जिन लोगों ने दूसरी सरकारों में मजे मारकर प्रदेश की जनता पर बड़ा भार डाला, उनका बोरिया बिस्तर बंद होना चाहिए। तो मैं प्रदेश की सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में एमयू रूट के सहित केस 1 की जो बिजली खरीद का पूरा मामला है, इसको रिव्यू किया जाए और इन लोगों को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसकी बिजली की आवश्यकता इनसे अगर ना भी लिया जाए तो बहुत ही आराम से काम चल जाएगा। प्रभात जी, मैं एक चीज आपको बहुत ही अहम बताना चाहूंगा, इस समय पूरे देश में 3,45,000 मेगावाट पावर हाउस संस्थापित क्षमता है, लेकिन अगर हमारे देश के पूरे कंज्यूमर को कितनी बिजली चाहिए? 1,80,000 मेगावाट चाहिए। और ये जो बंद पड़े पावर हाउस है, महंगे पावर हाउस है, उद्योगपतियों के पावर हाउस है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों हैं, और ये लोग कहीं कहीं सत्ता के साथ अपना गठजोड़ बनाकर अपने पावर हाउस को चलाने के लिए हमारे सामने प्रोजेक्ट लाते हैं कि 24 घंटा बिजली देना है, ज्यादा बिजली देना है। ये कोई नहीं कहता कि उनके पावर हाउस को चलवाना है, उनकी महंगी बिजली दर प्रदेश की जनता के बीच में ले जाना है। उनकी पावर हाउस को चलवाने के लिए हमको 24 घंटे बिजली देने की बात की जाती है, लेकिन सस्ती बिजली देने की बात नहीं की जाती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो केवल जो 7 में से केवल 4 है, 3 भाग गई। और ये भी आपको मैं बता दूं, मैं बीच में रोक रहा हूं, ये पाठकों के लिए और दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो घोटाला हुआ, घपला हुआ और ऊंची कीमत कोट करने वाली जो कंपनियों को ठेका दिया गया, उससे ऊब कर अवधेश जी ने अभी बताया कि 3 कंपनियां मैदान छोड़कर भाग गई। आने वाले समय में आपको मैं बता दूं प्रभात जी, जो ये प्रक्रिया है,
अगर इसको विद्युत अधिनियम 2003 के परिदृश्य में देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से इनका बोरिया बिस्तर बांधा जा सकता है, क्योंकि हमारे एक्ट में पारदर्शी नीति है कि प्रदेश के कंज्यूमर को किस प्रकार से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए। लेकिन उस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या नियामक आयोग हो या पावर कॉर्पोरेशन, सबको सोचना था। प्रभात जी, पहले तो ये आपने विषय रखा है, ये जनहित में सबसे अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और किसी देश और प्रदेश के विकास में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए था और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो पब्लिक वेलफेयर के बजाय कंपनी वेलफेयर एक्ट के रूप में ये हमारे सामने आया है। और जो रेगुलेटरी कमीशन है उसका भी रोल पब्लिक वेलफेयर ना हो करके और वो कंपनी वेलफेयर में है और इसलिए टैरिफ जो है कंपनी इंटरेस्ट में तय होती है। प्रैक्टिकली हमारे मित्र वर्मा जी वहाँ रहते हैं और कंज्यूमर की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए जो होना चाहिए कास्ट अकाउंटेंसी वो रेगुलेटरी कमीशन में है ही नहीं। और दूसरी बात, देश जो है वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल 12 में वेलफेयर स्टेट कहा गया और कोई भी कंपनी वेलफेयर स्टेट में नहीं है। जब कंपनी वेलफेयर स्टेट में नहीं है तो कंपनी की बिडिंग वेलफेयर में कैसे हो जाएगी और कैसे रेगुलेटरी कमीशन उसे तय करेगा। और इसलिए सबसे बड़ा करप्शन का कारण रेगुलेटरी कमीशन है और सरकार है, ये दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबी अवधि तक सरकारी धन लूटने के इस महाघोटाले पर ऊर्जा विशेषज्ञों की बेबाक राय आपने सुनी। आज के लिए इतना ही, पर बात अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले कार्यक्रम में हम जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।